Class 9, Chapter number 1, History, the French Revolution. In this chapter, we can study about the French Revolution. On the morning of 14th century 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. मॉर्निंग 14 जनवरी जुलाई 1789 को जो पेरिस थी सिटी, वहाँ पे अलार्म का बिल्कुल स्टेट ऑफ अलार्म की पोजीशन आ गई थी। जो किंग था उसने अपने ट्रूप्स को कमांडेड किया कि सारे लोग सिटी में मूव करें। रूमर स्प्रेड हो गए थे दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीज़न। वो ओपन फायर करेगा सिटीज़न पर। 7,000 मैन और वुमेन जो है गैदर कर गए थे टाउन हॉल में और उन्होंने एक मिलिटिया फॉर्म कर ली थी। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग और वो जो है ज़बरदस्ती घुस गए थे गवर्नमेंट बिल्डिंग में आर्म्स के सर्च में। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। अंत में बहुत सारे 100 पीपल जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed. जो कमांडर था बेस्टाइल का वो किल्ड हो गया था और प्रिजनर जो है रिलीज हो गए थे। देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जो कि सिर्फ 7 थे। बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल। बेस्टाइल जो है बेस्टाइल को सारे लोग हेट करते थे बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि वो जो है खड़ा था डेस्पोटिक पावर किंग के। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश, जो फोर्ट्रेस था किला था वो डिमोलिश हो गया था और कुछ स्टोन फ्रैगमेंट थे वो मार्केट में हु विश टू कीप अ सोवेनियर टू इट्स डेस्टिनेशन। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. ज़्यादातर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रेड के जो हाई प्राइसेस थे। मच लेटर when historian look back upon this time, they saw it as the beginning of chain of event that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? अब हमें पढ़ना है फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में कैसे थी। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेट पढ़ने हैं। फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे क्लर्जी मैन होते थे। सेकंड स्टेट के नोबिलिटी होते थे। थर्ड स्टेट के लोग बिग बिजनेस मैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर एक्सेट्रा होते थे। उसमें पीजेंट भी आते थे, स्मॉल पीजेंट भी आते थे। तो 1774 में लुई 16 ने बर्बन फैमिली किंग एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। उसने जो है थ्रोन ऑफ फ्रांस में बैठा, वो 20 साल का था वो, और उसने जो है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से शादी की थी। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। काफ़ी लंबे समय बाद जो है फाइनेंशियल जो है रिसोर्स थे फ्रांस के वो काफ़ी ड्रेन्ड हो चुके थे। एडेड टू दिस फॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेटाइल। लुई 16 के टाइम में फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को गेन किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, Britain, the war added more than a million livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. लेंडर्स को उन्होंने स्टेट क्रेडिट दिया। नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट, और उन्हें 10% इंटरेस्ट लोन देने लगे लेंडर्स को। फ्रेंच गवर्नमेंट जो है ऑब्लाइज थी कि एन इंक्रीमेंट परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the cold, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. जो state थी वो force कर रही थी
लोगों पे कि वो इंक्रीज टैक्स करें। इवन दिस मीजर वुड नॉट हैव सफर्ड। द सोसाइटी ऑफ स्टेट था वो फ्यूडल सिस्टम एक तरह का वहाँ पे था। डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, द टर्म ओल्ड रेजाइम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी बिफोर 1789। फिगर 2 भी आपको काफ़ी कुछ बता रहा है, ठीक है। द चर्च क्लर्जीमैन क्या हुआ करते थे? क्लर्जीमैन ग्रुप ऑफ पर्सन होते थे इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तीत क्या होते थे? टैक्स लेवीड बाय द चर्च कंप्राइजिंग ऑन द 10th ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टेल क्या हुआ करता था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली ऑफ द स्टेट, ठीक है। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasant, and finally all the member of the third estate had to pay taxes। मतलब कि सारे मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे सबको टैक्सेस देना हुआ करता था। डायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना होता था, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सैल्ट और टोबैको। The burden of financing activities of the state through taxes was, जो बर्डन था उन लोगों के ऊपर टैक्स देने का वो बहुत ज़्यादा हो गया था थर्ड स्टेट लोन को, तीसरे जो स्टेट के लोग थे। अब हम पढ़ते हैं जो स्ट्रगल था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। और रैपिड इंक्रीज़ हो गया था डिमांड का, फूड ग्रेन का, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ग्रेन्स जो है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे। सो द प्राइस ऑफ, इसलिए जो प्राइस था ब्रेड का वो जो है काफ़ी बढ़ रहे थे। विच वॉज स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड, मतलब ज़्यादातर वर्कर तो एम्प्लॉयड थे लेकिन मतलब काम करने वाले थे, लेकिन लेबरर जो थे वर्कशॉप में उनका वेज जो है, उनका जो पैसा था वो फिक्स था। वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद द राइज इन प्राइसेस, लेकिन जो पैसा उन्हें जितना मिलता था उतने पैसे में उनका खाना नहीं हो पाता था। और जो गैप बिटवीन पुअर और रिच का था वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया, और ये चीज़ें और भी वर्स होती चली गई। और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसके कारण क्या हुआ? सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। सम टाइम दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम, ये ज़्यादातर होता ही रहता था। अब हम आ जाते हैं इसी में, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इन वेसिजेस इन एंड टू प्रिविलेज, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप फिगर 4 में भी देख सकते हैं। इन द पास पीएजेंट एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट, ठीक है। पास में पीएजेंट और वर्कर भी पार्टिसिपेट रिवोल्ट करते थे इंक्रीज टैक्सेस और फूड की कमी के लिए, बट दे लैक द मीन एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मीजर that would bring about a change in the social and economic order। इसलिए करते थे जिससे उनका सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज group within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas। 18th सेंचुरी विटनेस है कि जो इमरजेंस ग्रुप हुआ करता था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, मतलब जो मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। जो मिडिल क्लास के लोग होते थे वो अपना एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से कमाते थे, जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल से कमाते थे। अपने आप को एक्सपोर्ट सारी चीज़ें वो करते थे, जो कि एक्सपोर्ट करते थे रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी को। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट लोग ये सारे, जैसे थर्ड स्टेट में लॉयर आ जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आ जाते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। जितने लोग थे ये चाहते थे कि जितने भी एजुकेटेड लोग थे सारे लोग ये चाहते थे कि किसी को प्रिविलेज ना मिले। रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। वो लोग चाहते थे अगर किसी को प्रिविलेज नहीं, मतलब किसी को लोग डिपेंड हों तो उसके मेरिट पे डिपेंड हों। आइडियाज़ इन इन्वेस्टिंग अ सोसाइटी
बेस्ड ऑन फ्रीडम, और सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबके लिए इक्वल लॉ होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए, जो कि सारे फिलोसफर ने ऐसे कहा। जॉन लॉकी, जीन जैक्वस रॉसी ने ऐसा कहा। उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक बुक भी लिखी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन में उन्होंने ऐसा बोला। अब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च में ऐसा बोला। जो रोज़ी थे, उन्होंने आइडिया को फॉरवर्ड किया, प्रपोज किया गवर्नमेंट के सामने कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीज़न ऑफ पावर। मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने प्रपोज किया डिवीज़न ऑफ पावर को, कि कैसे पावर अलग अलग है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, कैसे कैसे चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू अ फोर्स इन द यूएसए ऑफ द आफ्टर द 13 कॉलोनीज। जो मॉडल था वो जो है यूएसए में आया 13 कॉलोनीज़ के बाद, जब उनको इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटेन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, गारंटी बनाई गई। ये सारी चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट के सामने, फ्रांस गवर्नमेंट के सामने पेश किया है। एग्जाम्पल भी पेश किया यूएसए और ब्रिटेन का, यूएसए का। तो द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर, ये जितनी आइडिया थे फिलोसफर के, वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून। ये सारी चीज़ें सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में स्प्रेड कर दी गई। लोग जो है डिस्कस करने लगे सैलून और कॉफ़ी हाउसेस में। अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर के ज़रिए भी ये सारी चीज़ें चर्चा में आ गई। फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स, लोग ग्रुप्स में बात करते थे इन सारी चीज़ों को लेके। बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, और उन्हें फ़ायदा भी मिलता था जो लोग रीड नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द expenses of state generated and anger and protest against the system of privilege। ये सारी न्यूज़ लुइस 16 को पता चली टैक्सेस के बारे में, कि लोग कैसे उनके खिलाफ हैं, ठीक है, उनके प्रिविलेज के, उनके सिस्टम के खिलाफ लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि जो आउटब्रेक था, रेवोल्यूशन था, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, वो भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आ जाते हैं, जो लुइस 16 था उसने इंक्रीज़ कर दिया था टैक्सेस को बिना किसी रीज़न के ही। इन द प्रीवियस सेक्शन, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजाइम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। जो ओल्ड रेजाइम में क्या हुआ करता था, मोनार्च को बिल्कुल पावर नहीं हुआ करती थी कि वो टैक्सेस को लागू करे अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। उसने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, जिसमें उसने सारी चीज़ें नया टैक्सेस को लेके सारे प्रपोजल के लिए उसने मीटिंग बुलाई। जो स्टेट जनरल था वो पॉलिटिकल बॉडी था, which the three state and their representative, however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। monarch खुद ही डिसाइड करते थे कि उन्हें मीटिंग कब बुलानी है। the last time it was done in 1640, ये लास्ट जो है 1614 में उसने मीटिंग बुलाई थी। लेकिन अब 5 मई 1789 को लुइस 16 ने सबको असेंबली में बुलाया, स्टेट जनरल को बुलाया कि हमें एक नया टैक्स को पास कराना है। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन अ वर्सेटाइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। ठीक है, एक हॉल था जहाँ पे वर्सेटाइल में, जो कि वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट लोगों ने अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, हु आर सीटेड इन रोज, जो कि वो रोज में बैठते थे, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए। द थर्ड स्टेट के लोग ऐसे होते थे, वो मोर प्रॉस्परस और एजुकेटेड होते थे, उसमें पीएजेंट, आर्टिशियन और वुमेन, उन्होंने लेकिन एंट्री करने से डिनाई कर दिया। However, the grievances and demand were listed in some 40,000 letter which the representative had brought with them। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास, पहले क्या हुआ करता था, जो वोटिंग वाला सिस्टम था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, सारे स्टेट के पास एक वोट हुआ करते थे।
दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। वो भी यही चाहता था कि इस बार भी ऐसा ही हो, बट मेंबर ऑफ जो तीसरे स्टेट को लोग थे वो वोटिंग देने से मना कर दिए बाय द असेंबली में, क्योंकि सारे मेंबर का एक वोट होता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक वहाँ का प्रिंसिपल था, जो फिलोसफर थे जैसे रोसियो, उन्होंने अपने बुक में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा हुआ था, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अगर उनकी बातों को नहीं मानेगा किंग तो हम जो है सारे प्रपोज़ल को कैंसिल कर देंगे। अगर हमारी बातों को रिजेक्ट करता है, हमारे प्रपोज़ल को नहीं मानेगा तो हम जो है थर्ड स्टेट के लोग जो है असेंबली से चले जाएंगे और प्रोटेस्ट करने लगेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू दमसेल्फ स्पोक मैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 20 जून में दे असेंबल्ड इन द हॉल एंड इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल। ठीक है, वो असेंबली में इंटर किए, वो जो कि वो इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्सेल ग्राउंड में। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली में अपने आप को शपथ लिया और सारी चीज़ें डिस्पर्स की। दैट डे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए। ये सारी चीज़ें लुई 16 की बात हो रही है। वुड लिमिट द पावर ऑफ, उन्होंने कहा कि हमने जो है लिमिट कर दिया है मोनार्च की पावर को, और ये लीड करेंगे मीरा बियो और एबे सियस के द्वारा। मीरा बियो जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो कन्विंस करते थे चीज़ों को टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल, और वो सारी जो है फ्यूडल सिस्टम को वो ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे थे। इट ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड, और उन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने एक पावरफुल स्पीच को डिलीवर्ड किया क्राउड के सामने, वर्सेल क्राउड के सामने। एबे सीज एक ओरिजिनली प्रीस्ट था, जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट उन्हें कहा जाता था, जिसे हम थर्ड स्टेट कहते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France siege and turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The prices of bread rose, often breaks exploited the situation, hoarded supplies. After spending hours in long quake at the quarry at bakery, crowd थोड़ी देर बाद जब सारी चीज़ें सुनती है कि ये सारी चीज़ें की प्राइजेस बढ़ जाएंगी, और मतलब ब्रेड की बढ़ जाएंगी, और भी बहुत सारे टैक्सेस लागू हो जाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो क्राउड रहती है वो भड़क जाती है, और वो जो है क्या करने लगते हैं, शॉप और बहुत सारे जो है बेकरी वाले होते हैं, बहुत सारी एंग्री वुमेन होती हैं, वो जो है भड़क जाती हैं पूरी तरह। उसी समय किंग ऑर्डर कर देता है ट्रूप को कि सारे लोग जो है पेरिस में जाएं। 14 जुलाई में द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, जो बेस्टाइल था वहाँ का, उन्होंने वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड, पूरे कंट्री में रूमर फैल गया कि विलेज टू विलेज इन दैट द मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेंड हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। उन्होंने बहुत सारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्रेंची ऑफ फियर, बहुत लोग फियर में अब जीने लगे थे। पीजेंट जो है वो सेवरल डिस्ट्रिक्ट में सीज्ड हो गए थे, पिच फॉर्क हो गए थे। दे लूटेड, उन्होंने बहुत लोगों को लूट लिया था, बहुत सारे ग्रेन्स को लूट लिया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जला दिया था। उन्होंने मेमोरियल ड्यूज को भी रिकॉर्ड सारे सब कुछ जला दिए थे। बहुत सारे नॉवेल्स भाग गए थे, फ्रांस छोड़ के चले गए थे अपने घर को छोड़ के, और वो दूसरी नाइबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट कर गए थे। और उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट को देखा। लुइस 16 ने फाइनली जो है ये सारी चीज़ें जब देखी तो उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं ये सारी चीज़ों को एक बार चेक करूँगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम,
और उन्होंने कहा कि मैं फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करूँगा, टैक्सेस को कम करूँगा, जो मेंबर ऑफ क्लर्जी वो उन्हें भी ये सारी चीज़ों का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जो थीफ्स हैं उन्हें अबॉलिश किया जाएगा, लैंड जो है जो चर्च करते हैं वो भी कॉन्फिस्केटेड करेगा। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च हो जाता है। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791। ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो नेशनल असेंबली था उसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में बना। मतलब एक तरह का फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्च की पावर को लिमिट करना। दिस पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ, मतलब पहले क्या हुआ करता था कि ये सारी पावर एक आदमी के पास हुआ करती थी, लेकिन अब जो है अब इसे अलग कर दी गई थी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को दे दी गई थी। जैसे लेजिस्लेचर को दे दी गई थी, एग्जीक्यूटिव को दे दी गई थी, जुडिशरी को भी दे दी गई थी, इन सब में बांट दी गई थी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। फिगर 7 में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। जो एक्टिव सिटीज़न हैं, पैसिव सिटीज़न हैं, वो वोट देते हैं इलेक्टर्स को। ठीक है, जिसमें 50,000 मैन आते हैं, फिर वो वोट करते हैं नेशनल असेंबली को, जिससे हम लेजिस्लेचर बनाते हैं। फिर लेजिस्लेचर के जो लोग होते हैं नेशनल असेंबली के लोग मिनिस्टर बनाते हैं। ऐसे ही किंग जो है वो कंट्रोल करता है। नेशनल असेंबली के लोग जो है उनको जो है किंग कंट्रोल करता है, और ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव में आती है। और जज को ज़्यादातर लोग एक्टिव सिटीज़न थे, जो कि 28 मिलियन थे, वो डायरेक्ट वोट करते थे। ठीक है, उसी में पैसिव सिटीज़न भी आ जाते थे, जिनमें बहुत सारे लोगों को नो वोटिंग भी राइट थे, जो कि 3 मिलियन मैन थे, और बहुत सारे वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ थे जो कि 25 साल के नीचे थे। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर। यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई इसी में है। हु इन टर्न choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor wage were given in the statute of active citizen. That is, they were ended entitled to vote. ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ मैम। मैम मैंने ऐसे सिलेबस सेंड किया था। ये अर्चना मैम को सेंड कर दूं कि एनपीएस में सेंड करूं मैं? अच्छा, 9th 10th दोनों का चाहिए। 10th का मैंने वैसे उनको सेंड कर दिया था, मानसी मैम को। मैम ये अभी आपको भेज दूं थोड़ी देर, क्योंकि मैम मैं वीडियो तुरंत बना रहा था, तो मैं मुझे आप 10 मिनट दीजिए, 15-20 मिनट या तो दीजिए, कि अभी भेज दूं? और मैं क्लास लेता हूँ 9th। प्रिया मैम पढ़ाती हैं, मुझे जहाँ तक पता है। हाँ, 9th और 10th दोनों में पढ़ाती हैं वो। ठीक है, मैं भेजता हूँ, मैं भेज दूंगा। हाँ, तो रिमेनिंग मैन वर क्लास एज पैसिव टू क्लासिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ assembly a man had to belong to the highest bracket of tax player। ठीक है, यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो गया, सब कुछ
ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये सारे लॉ इम्पोर्टेंट है। मैन आर बॉर्न रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट, कि जो मैन होते हैं वो फ्री होने चाहिए और उनको सबको इक्वल राइट होना चाहिए। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड inalienable right of man. These are liberty, the those of all civility reside in the nation. No all individuals may use the body। ये सारे लॉज बनाए गए हैं। अब पॉलिटिकल सिंबल कर लेते हैं, जैसे सिंबल जैसे इसका काम ये स्लेव को जो है मदद करता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई काम से फ्री हो गए हैं, जैसे द बंडल ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज यूज करना, ठीक है। इसका मतलब इस रेशनलाइज इसका मतलब ये होता है ताकत यूनिटी द लाइट इज इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, मतलब द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब सबके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। स्पीक राइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब सिंबल ऑफ इटर्निटी अ रिंग हैज नेदर बिगिनिंग, मतलब इसका मतलब ये किसी चीज की शुरुआत भी नहीं है तो किसी चीज का एंड भी नहीं है। रेड साइजियन कैप का मतलब ये होता है हम फ्री हो गए हैं, ठीक है, स्लेव सिस्टम से हम फ्री हो गए हैं। ब्लू राइट बेड का मतलब होता है ये नेशनल कलर होता था फ्रांस में, विच वुमेन है इसके बट यूनिफिकेशन है लॉ,